बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। पंजाब में हुए तारीख के अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात से कबल ये बातें की जा रही थी कि इन 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बाद पंजाब में सियासी बहरान टल जाएगा और बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि कौन सी जमात वहाँ पर बरतरी हासिल कर रही है और किस जमात ने वहाँ पर अब अपना वज़ीर आला पंजाब लगाना है। 22 जुलाई को अदालत की जानिब से कहा गया कि इस पर रायशुमारी भी करवाई जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में उनको 13 नशिस्तें दरकार थी। वजारत आला की दौड़ के लिए उन्होंने 15 हासिल की और अब ये बिल्कुल वाज़े था कि PTI पंजाब में हुकूमत बनाए। लेकिन ख़बरें कुछ ऐसी आना शुरू हुई जिससे ये तासुर एक बार फिर मिल रहा है कि कुछ MPs की जोड़ तोड़ का सिलसिला एक बार फिर से जारी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद तो बिल्कुल बबांग दोहर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि आसिफ जरदारी एक बार फिर से जोड़ तोड़ कर रहे हैं पंजाब में और MNA इसकी बोलियां लग रही हैं। PTI की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि 25 से 50 करोड़ रुपए तक ऑफर्स MPs को की जा रही हैं ताकि वहाँ पर जो वजारत आला की दौड़ है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फतह मिले। क्या एक बार फिर से पंजाब में छांगा मांगा की सियासत उरूज पर है? क्योंकि PMLN के भी एक MNA ने दावा किया है कि PTI की जानिब से उनको ऑफर की गई है पैसों की। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे हम। इमरान खान साहब ने पंजाब की सियासत को ही इस वक्त ज़रा इंपॉर्टेंस दी है। वजारत आला की दौड़ के लिए वहाँ पर इमरान खान साहब ने फोकस रखा और दौरे कराची मुलतवी कर दिया है। कराची में 24 जुलाई को सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है वो होना है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दौरा कराची को मुलतवी किया। इसका नुकसान PTI को उठाना पड़ सकता है, बल्दियाती इंतखाबात को नज़रअंदाज करना या फिर इतना ज़्यादा सीरियस ना लेना। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी 22 जुलाई की ही, क्योंकि 22 जुलाई को एक बड़ा मार्का होगा, एक रायशुमारी होगी पंजाब की वजारत आला के लिए। क्या 22 जुलाई का दिन पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का तयन कर देगा? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तजियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, एक बार फिर से आपको लगता है छांगा मांगा की सियासत उरूज पर है? अभी तक बहरान टला नहीं है पंजाब से, सियासी बहरान? मेरा ख्याल है कि सियासी बहरान से ज्यादा जो हमारी सियासत है ये अपने आप को नुकसान रही है। अब जरदारी साहब का सोच का अंदाज ये है कि वो एक किंग मेकर के रूप में पाकिस्तानी सियासत में अपना मकाम बनाने चले हैं और बड़े अरसे से उनको कहा जा रहा है कि उसकी भी एक क्रेडिबिलिटी होती है। हर खेल खेलने के कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जब कोई भी खेल, मिसाल के तौर पे 2 टीमें मैदान में हैं, कोई एक जीतेगी एक हारेगी, लेकिन अगर आप हर मैच जीतने के लिए अंपायर्स को साथ में लाएंगे, कुछ किसी को पैसे देंगे, पूरा दूसरी साइड के प्लेयर्स को खींचेंगे तो और फिर हर मैच जीतने की आप कोशिश करेंगे, वो जो खेल है वो बदनाम होकर रह जाएगा, कम से कम उस मुल्क या उस इलाके की हद तक। तो हो ये रहा है कि बिल्कुल जो बातें हो रही हैं इसमें सदाकत भी होगी। मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा और चल रहा होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 5 आदमी का सिर्फ फर्क रह गया। इसका मतलब है कि जहां 8 का फर्क था या 9 का फर्क था, उसमें से 3-4 तो ऑलरेडी इनके साथ मिल चुके हैं, सिर्फ 5 रह गए। अब उन 5 को गायब करके कोई आगे पीछे करना है तो कुछ नहीं होगा। PMLN भी बदनाम होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब की क्रेडिबिलिटी तो ऑलरेडी पता नहीं कहाँ पहुंची हुई है। PTI कुछ करे या ना करे, उनका नाम भी बीच में आ जाएगा। तो होगा क्या कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, उसमें आपकी पार्लियामेंट शामिल है, उसके अंदर आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज शामिल हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा बनती हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये डिफेम होके, डिस्क्रेडिट होके बैठ जाएंगे। अब मुझे बताइए कि जब लोगों का एतमाद उठता है सियासतदानों से, अपने इदारों से, अपने सियासी इदारों से, तो क्या होता है? श्रीलंका की मिसाल अभी पिछले हफ्ते की बात है। ये थोड़ा सा खुदा का खौफ करना चाहिए। हम पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, हम किस किस्म की सियासी मुखासमत लेके चल रहे हैं कि कोई रूल ऑफ द गेम, कोई कानून, कोई क्रेडिबिलिटी, कोई किसी किस्म का तरीका जो होता है, कोई अखलाकी पहलू, वो हमारे कि भले नुकसान होगा ही होगा। छांगा मांगा जो हो रहा है वो आपके सामने है, इसमें कोई शक नहीं कि हो रहा है, लेकिन जिस किस्म का खुदा न खास्ता वो नुकसान पहुंचाएंगे और फिर से हम कोई और आएगा और फिर से हम 10-15 साल 20 साल पीछे चले जाएंगे, जैसा कि हमारी तारीख में आज तक होता आया है। सजाद मीर साहब, ऐसा लग रहा था कि अब बहरान टल जाएगा जो पंजाब में सियासी बहरान अपने उरूज पर था इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद, लेकिन एक बार फिर से
छांगा मांगा की सियासत उरूज पर है पंजाब में, आप मुत्तफिक हैं? छांगा मांगा की सियासत का लफ्ज हमने पता नहीं सर खाने से कैसे निकाल के सामने ले आए हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब कोई ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही थी चावला के ज़माने में और गुलाम रसा खान आए थे, तो बातचीत करने के बाद बेनज़ीर से खुल्लम खुल्ला बातचीत करने के बाद असलम बेग ने इक़्तिदार मुंतकिल किया था। फिर एक बहुत जल्दी इल्ज़ाम लगा कि बेनज़ीर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट जो है वो पेश की जा रही है और फिर बेनज़ीर ने ये साबित किया अपनी तरफ से, कोशिश की कि बताने के लिए कि सारा एजेंसियों ने किया था। 2 ऑफिसर भी इसकी भेंट चढ़े, जिनमें से बहुत ज़हीन ऑफिसर थे। एक तो आज भी बड़ा फ़ाल है हमारी सियासत में भी, दूसरे मामलात में भी, प्रैक्टिकल सियासत में तो नहीं, लेकिन अमली तौर पर उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। ये सारी बातें हुई हैं जिसमें एजेंसियाँ इन्वॉल्व गिनी गई, बताया गया कि एजेंसी। और छांगा मांगा में क्या हो रहा था, वहाँ लेन देन थोड़ा हो रहा था। वो एक दिन के लिए वो ढूंढ रहे थे कहाँ गए एमपी, कहाँ गए सारे मेंबर असेंबली के, और एमएनएस कहाँ गए, गायब कहाँ हो गए। तो मालूम हुआ कि वो तो छांगा मांगा पिकनिक बना रहे हैं। दूसरे दिन मालूम हुआ कुछ और लोग हैं वो बरी में कुछ कर रहे हैं। तो ये सियासत कुछ और तरह की थी। इस वक्त जो सियासत है, कंटिन्यूशन है, वो छांगा मांगा से ज्यादा उसकी कंटिन्यूशन है जो पिछले इलेक्शन में जब परवेज इलाही खड़े हुए थे और असेंबली को 2 हिस्सों में बंटना पड़ा था। असेंबली का एक हिस्सा यहाँ आया था, गवर्नर ने क्या किया, परवेज इलाही ने क्या किया, हमजा शहबाज ने किया, किसने क्या किया। एक खेल था जो एक गंदा खेल था जो खेला गया, यानी असेंबली के को डिले करने के लिए और फैसले को डिले करने के लिए सारा कुछ किया गया। ये दूसरों ने किया था, अब हो सकता है ये कर रहे हो, हमजा वाले कर रहे हो। और वो हमजा कहता भी कि आसान नहीं है, कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ कि ऐसे चबा जाएंगे आप। और राना सनाउल्लाह तो कहते हैं चाचा जी 8 का फर्क है, अब वो फर्क पूरा हो जाएगा। ये बड़के हैं, कहने की बातें हैं, या सचमुच सियासत इस तरफ जा रही है, होटलों में ठहराया जा रहा है। पीटीआई को वो इतने अरकान पे एतमाद नहीं है, वो भी होटलों में ठहरा रहे हैं। फिर लोगों को ख्याल था कि शायद चौधरी शुजात और परवेज इलाही अलग अलग हो जाए। वो उस मामले में तो अलग हो सकते हैं कि कौमी सियासत में जो फैसला किया गया था उस पर चौधरी शुजात की राय और थी और परवेज इलाही ने दूसरा मौका इख्तियार किया था। लेकिन चौधरी शुजात ये नहीं कर सकते, एक बड़े की हैसियत है, एक वज़ादार शख्सियत की हैसियत से, कि वो कहें कि परवेज इलाही के खिलाफ वोट दिया जाए। तो ये मेरा ख्याल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि गंद डाला जा रहा है, गंद हर तरफ से डाला गया है और पिछले 6 महीने से यही काम हो रहा है पंजाब में, इसके अलावा नहीं हो रहा। आगाज इसका हुआ था हमारे मंजूर भट्टू साहब से, जब गुलाम रसा खान और नवाज शरीफ के दरमियान झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के नतीजे के तौर पर गुलाम रसा ने असेंबली तोड़ दी थी। हालांकि दोनों हम ख्याल ग्रुप के थे, हम ख्याल गिने जाते थे। असेंबली तोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी थी। लेकिन पंजाब में स्पीकर मंजूर भट्टू की क़यादत में एक बगावत हुई, या बगावत करा दी गई, या बगावत नजर आई जिसमें गुलाम रसा का नाम लिया जाता था, और नतीजे के तौर पर एक दूसरी हुकूमत कायम हो गई जो मुस्लिम लीग की नहीं थी, यानी नवाज शरीफ की नहीं थी। तो ये एक तसलसल पंजाब की सियासत में जो कायम हुआ था और ख्याल था कि पंजाब में अब सियासत स्टेबल हो गई है, वो फिर होता नजर आता है। और इसके क्या नताइज होंगे, कैसे नताइज होंगे, कानूनी और आईनी तौर पर तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अमली तौर पर पता नहीं क्या गन पड़े, क्या गन नहीं पड़े। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं, पंजाब में छांगा मांगा की सियासत इस वक्त अपने उरूज पर है? तारीख दुरुस्त कर दूं कि ये छांगा मांगा कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं गया था। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ ने जो है वहाँ पे लोगों को गेस्ट हाउसेस के अंदर रखा गया था और उसके बाद उनको वोटिंग के लिए लाया गया था। तो ये तो सारे जमाने को पता है। इस वक्त भी आप देखें कि ये जो पंजाब की पॉलिटिक्स है, ये वफाक की पॉलिटिक्स है, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। बिल्कुल साजिश इस तरह हुई है कि अब आप देख लें कि जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है उसके बाद से पाकिस्तान के मुआशी हालात किस तरफ जा रहे हैं, इशारिये किस तरफ जा रहे हैं। वहां पे भी आपने लोगों को तोड़ा, जो कि गलत रवायत है। अगर पीटीआई भी करे तो भी गलत होगी, और अगर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून कोई भी करे वो गलत तरीका है। उन्हें वहां पे 1.5 साल अगर रहने देते हुकूमत इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब तो अपने बोझ तले दबते चले जा रहे थे। जो महंगाई उनके दौर में हो रही थी, या गुड गवर्नेंस नहीं थी, या जो उन्होंने करोड़ों नौकरियों और लाखों मकानात के वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो वो तो अपने बोझ तले दब जाते। क्या जरूरत थी कि उस वक्त वहां पे गवर्नमेंट ली गई, और अब गवर्नमेंट
लेके परेशान है। खासतौर पे यहाँ लंदन में नवाज शरीफ साहब से जब भी मुलाकात या बात हुई है तो वो हमेशा नाला नजर आए हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट का सब जो भार है वो तो मुस्लिम लीग नून उठा रही है। और पंजाब में आप देख लें क्या हुआ कि शीना ग्रुप, अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, सारे ग्रुप बनाए गए। इन ग्रुपों के बनाने की क्या जरूरत है? अगर ये आपस में ही लड़ते रहते, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके ऊपर लेके आए, आप किसी और को खड़ा कर देते, उनमें से किसी को वजारत आला आप दे देते, उनकी लड़ाई उनको खुद लड़ने देते। और इस वक्त जब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इलेक्शन हुए हैं और एक क्लियर कट मेजोरिटी नजर आ रही है। अगर तो ऐसे होता है कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के वोट बराबर होते और कुछ आजाद उम्मीदवार होते, फिर तो ठीक है, आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं, आप आजाद उम्मीदवारों को लालच भी दे सकते हैं, उनकी मिन्नत समाजत भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक क्लियर कट एक चीज नजर आ रही है कि 176 के करीब पीटीआई के मेंबरान है, 10 काफ लीग के मेंबरान है, और चौधरी शुजात ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि तमाम मेंबरान जो है वो परवेज इलाही को वोट देंगे, हमारे आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है, उसके बावजूद ये हॉर्स ट्रेडिंग करना। फिर जरदारी साहब को कहा जाता है जी बादशाह घर है, किंग मेकर है। मतलब इलाके में अगर एक मंशियात फरोश लोगों के फैसले कराने शुरू कर दें तो क्या हम इमाम मस्जिद के ऊपर उसको फौकियत देना शुरू कर देंगे? मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम भी इतना अरसा हो गया, 30-40 साल से ये सहाफत भी कर रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं। वाकई जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं और पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ रहा है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस वक्त क्या मैसेज ले रही है? मेरी जितने भी यंग लोगों से बात होती है वो कहते हैं कि सर ये हो क्या रहा है, ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, ये किस तरह मुल्क चलेगा? मतलब इतने लोग परेशान हैं और उसके बाद आप देखें कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उन्होंने आके लाहौर में डेरे डाल लिए। भाई किस बात के आके डेरे डाल लिए? जो होना है पॉलिटिक्स, पंजाब की पॉलिटिक्स है, लेट द पंजाब पीपल डिसाइड। जो असेंबली के अंदर मौजूद है, जो सीटें जीत के आए हैं, आप उनकी नोटिफिकेशन करें। इलेक्शन कमीशन को जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं तो कहूंगा कि डंडा नहीं होता, तब तक वो कोई भी काम नहीं करते। अब उनको चाहिए कि जो क्लियर कट जो लोग जीत चुके हैं उनके फौरी तौर पे नोटिफिकेशन करें। हाँ, जिनके हलकों में दोबारा गिनती है या कोई और मसला है वहां पे आप उनके नोटिफिकेशन रोक के रखें। तो जो कुछ पंजाब में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। शुरू में आपने कहा था कि इलियास चुनियोटी को पीटीआई की तरफ से ऑफर की गई, वो इलियास चुनियोटी साहब ने कहा है कि मुझे काफ लीग ऑफर आई थी जी, पीटीआई की तरफ से बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है बिल्कुल ठीक। रजा रोमी साहब, पंजाब में इस वक्त छांगा मांगा की सियासत उरूज पर है, आप मुत्तफिक है? जी हेलो जवाद। जी रोमी साहब, पंजाब में इस वक्त जो जोड़ तोड़ जारी है, एक बार फिर से ऑफर्स की जा रही है एमपीएस को, तो छांगा मांगा की सियासत उरूज पर है? देखिए, ये छांगा मांगा की सियासत तो एक इल्जाम है, इसका सबूत कोई एविडेंस अभी मौजूद नहीं है। क्योंकि बात यह है कि जब तक इसका ठोस सबूत हो तो सिर्फ पीटीआई के इल्जामात की बुनियाद पर तो हम कोई नतीजा अखज नहीं कर सकते। एफआईआर वगैरह दर्ज हुई हैं और आज एहतजाज भी हो रहा है। लेकिन जैसे आपको याद होगा, अगर आप ज़िमनी इंतखाबात का पैटर्न देखें जिसमें इसी तरह की बहुत सारी बातें की गई थी कि धांधली हो रही है, धांधली होने वाली है, लेकिन बाद में फिर वो ये देखा आपने कि इंतखाबात जो हैं वो बिल्कुल शफाफ हुए, उसमें पीटीआई जीत भी गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतना हंगामा जो मौजूद होता है वो उसमें एक बहुत बड़ा सियासी अंसर भी है कि इतना प्रेशर डालो इलेक्शन कमीशन पे, हुकूमत पर, कि कोई जो है वो अपनी मैन्यूवरिंग, या जो हर सियासी जमात जो है उसका वो यही चाहेगी ना कि पीएमएल काफ के जो दो बड़े ग्रुप्स हैं कि पीएमएल क्यू की उनको सपोर्ट मिल जाए, 10 एमपीएस उनके हैं और वो एक वाइटल उनकी सपोर्ट है, तो वो दोनों साइड ये चाहेंगी। लेकिन अगर ये इसके शवाहिद आते हैं अभी तो फिर तो ये बहुत गलत बात है, इसकी बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए। हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते छांगा मांगा वाली सियासत के। जी ठीक है, आपका पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दौरा कराची मुलतवी किया है, क्या पीटीआई को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पंजाब की सियासत पर फोकस रखने के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दौरे कराची मुलतवी किया है। यहाँ पर भी 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ को सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में नुकसान उठाना पड़ सकता है इसका? सज्जाद मीर साहब।
असल में जी देखिए, इमरान का तो आजकल क्रिसमस चल रही है, उसकी शख्सियत का जो कल्ट है वो अपना छाया हुआ है। वो कराची में असरअंदाज हो सकते हैं यकीनी तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी मौजूदगी के साथ वहाँ एक फ़ज़ा पैदा हो सकती है, लेकिन कराची का एक अपना मिज़ाज है। आजकल जी। सजाद मीर साहब आपसे रब्ता करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपकी तरफ आवाज़ का, हम सुन नहीं पा रहे। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं, पीटीआई को नुकसान होगा इमरान खान साहब का दौरा कराची मुलतवी करना बल्दियाती इंतखाबात में? जी जवाब बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपने देखा कि पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, उसमें जो जीत की सबसे बड़ी वजह है, वो यही थी कि इमरान खान साहब खुद जलसे जुलूसों में मौजूद थे, हर हलके में वो गए हैं। हर हलके का जो हमने पहले हमारे दोस्तों ने विज़िट किया था, जो हमारी रिपोर्ट्स आ रही थी, वो नून लीग स्ट्रॉन्ग थी, कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग जा रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब की वहाँ पे जब मौजूदगी हुई, उन्होंने तकारीर की और लोगों से मिलते रहे, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो अभी भी ये होता है कि अगर इमरान खान साहब कराची चले जाते और बल्दियाती इलेक्शन के जो हल्के उनके हैं वहाँ पे अगर वो जाते, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ना था। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने इस बात को इस वजह से मुलतवी किया है, क्योंकि पंजाब का जो वज़ारत आला का इलेक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सिंध में तो अभी भी पीटीआई की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मौजूदगी नहीं है। हाँ, कराची में उनके एमएनएज़ और एमपीएज़ हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में जो इमरान खान साहब जाएंगे तो उससे पीटीआई को बिल्कुल नुकसान पहुंचेगा। लेकिन उनकी लाहौर में मौजूदगी से पीटीआई को पंजाब में बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है, उसके जो डायनेमिक्स है, वो पंजाब के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो पंजाब में जीत जाता है वही मरकज में हुकूमत बनाता है। अगर आपकी पंजाब में हुकूमत है तो समझे पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा भी है। और फिर उसके बाद वफाक बड़ा लिमिटेड हो जाता है, यानी कि गोलड़ा मोड़ से लेके जो है 12 का तक इस्लामाबाद है, तो फिर वो वजारत आज़मा जो है वो तो सिर्फ वहां तक रह जाती है। तो मेरे ख्याल से ये दुरुस्त फैसला है इमरान खान साहब का कि वो अभी कराची नहीं जा रहे, लेकिन दूसरी तरफ वो वहां पे जिस तरह वो टेलीफोनिक खिताब करते हैं या स्क्रीन्स लगा दी जाती हैं या वो अपने मैसेज रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। जी शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, फैसला तो नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा इमरान खान साहब को अगर वो कराची नहीं आते, दौरा नहीं करते सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में? मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल शहजाद चौधरी साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, यही बल्दियाती इंतखाबात हैं जिसको छोड़ के तो हम इस पे क्यों हैरान है कि इमरान खान जो है वो, यानी ये भी तो सोचिए कि बहुत अजीब सा मकाम है कि इन बल्दियाती इंतखाबात का फिक्र जरदारी साहब को नहीं है, जो कि बिलोंग करते हैं, और जरदारी साहब सिंध छोड़ के पंजाब में आके बैठ गए, जबकि पंजाब के अंदर कुछ होने वाला है कि बल्दियाती इंतखाबात सिंध के जो हैं वो जरदारी साहब को अजीज नहीं। या तो वो इतने पक्के और अश्योर्ड हैं कि सिंध तो मेरे पास है ही है, अब पंजाब में मैं जाके कुछ करूंगा। पंजाब में क्या करने आए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि पंजाब में उनको लाया कौन है, क्यों लाया है? यानी वो लोग लेके आए हैं जो कि इस वक्त मरकज में बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ही के कहने पे हम मरकज में आए थे, अब अगर आपको हमारी हुकूमत मरकज में चाहिए तो हमें कम से कम पंजाब तो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ना, अभी ना छोड़ना, अभी मत टॉवल फेंको, अभी मत हथियार फेंको, मैं कोशिश करता हूँ पंजाब भी तुम्हें दिलवाने की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये सिनेरियो बन रहा है कि हम इमरान खान को स्टडी करना चाहते हैं कि वो बल्दियाती इंतखाबात के लिए क्यों नहीं गए, लेकिन हम जरदारी साहब का यहाँ पे आके आट जाना पंजाब में और बैठ जाना, इसको हम सर पे नज़र कर रहे हैं या शायद उतना उस पर गौर नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि यही इसका जवाब है जो आपका सवाल है, अगर मेरी आवाज़ गई है आपको। बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आई आवाज़ सर। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, नुकसान होगा पीटीआई को इसका, इमरान खान को जो कराची का दौरा मुलतवी किया है, बल्दियाती इंतखाबात बिल्कुल यहाँ पर भी सर पर है, नज़रअंदाज कर देना? मैं अर्ज कर रहा था, पता नहीं कितनी बात पहुंची कितनी नहीं पहुंची। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची जो था वो बेसिकली पीटीआई का है नहीं, और पीपीपी का भी नहीं है। इस वक्त इलेक्शन जो हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं कराची में, हैदराबाद में, बदीन में हो रहे हैं, ये दूसरा मरहला इंतखाबात का, लेकिन और इसमें एमकेएम भी बची हुई है, के रिजल्ट को उसके भी देखें झगड़े तो चल 14 रहे हैं। नशिस्तें नेशनल ऐसी असेंबली की है सूरत में पीटीआई। ये जो
इलेक्शन है, ये इसमें एक तरह का अपनी अहमियत भी हासिल इसलिए नहीं की हुई कि एमक्यूएम ने भी केस किए हुए हैं और जमातों ने भी केस किए हुए हैं। केस इस बात पर है कि कराची में जो तकसीम की गई है, हल्का बंदी की गई है, वो दुरुस्त नहीं है। ये सारी बातें वहाँ मौजूद हैं। बल्दियाती इलेक्शन वहाँ के जो हैं, वो कोई ऐसे नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि उसके नतीजे के तौर पर फैसला होगा। उमर अपना क्या असद उमर जो है, वो अगरचे बड़ी बातें कर रहे हैं कि कराची में आ रहा हूँ, हैदराबाद में आ रहा हूँ, लेकिन वो ऐसी बातें किया करते हैं। इस वक्त शहजाद चौधरी साहब ने एक बड़ी बुनियादी बात की है कि भाई आप ये तो कह रहे हैं कि इमरान खान बैठे हुए हैं, जरदारी क्या करने बैठे हुए हैं पंजाब में। तो मतलब यह है कि पंजाब के इंतखाबात जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक हुकूमत बना रहे हैं, सूबाई हुकूमत बना रहे हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात इसलिए अहम नहीं है कि ये भी मालूम नहीं है कि बल्दियात को इख्तियारात क्या मिलने हैं, और ये भी मालूम नहीं है, लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, शायद रोक दिए जाएं, लेकिन ख्याल गालिब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन इंतखाबात को रोकेगा नहीं और वहाँ इंतखाबात होंगे। और अगर इमरान खान का करिश्मा चलता है तो सचमुच तो फिर इतना नुकसान तो होगा, लेकिन बल्दियाती सतह पर जिस तरह की जोड़ तोड़ होती है, मामला होते हैं, उसमें तो बहुत सी और जमातें हैं जो रेलेवेंट हैं। जमात इस्लामी भी रेलेवेंट हो सकती है, और जेयू की जो पुरानी है उसके ग्रुप भी रेलेवेंट हो सकते हैं, लब्बैक वाले भी रेलेवेंट हो सकते हैं। तो इसलिए उस पर इमरान की पूरी तवज्जो न देना कोई हैरानकुन बात नहीं है। नुकसान जो पहुंचेगा वो तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना पहुंचेगा, कितना नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड कभी रहा नहीं। उन्होंने 14 सीटें जरूर ली थी, लेकिन उस पर भी बहुत इफ एंड बट्स हैं, और आज भी इफ एंड बट्स हैं। इमरान की शख्सियत का जादू यकीनन सर चढ़कर बोलता है, और कराची में भी बोल रहा है, खासी हद तक बोल रहा है, लेकिन ये उनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग गढ़ नहीं है। वो अपने उस इलाके के लिए क्यों कुर्बान करें पंजाब को, जहां उनकी जरूरत है। बिल्कुल ठीक। रजा रोमी साहब, आप भी समझते हैं कि दुरुस्त फैसला इमरान खान साहब का दौरा कराची मुलतवी करना, बल्दियाती इंतखाबात में नुकसान होगा उनको इसका? देखिए, अभी तक तो हमने जो ट्रेंड देखा है कि इमरान खान साहब के दौरों और कैंपेनिंग से तो फायदा ही हुआ है उनकी पार्टी को। तो अब जो जो उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुतअद्दिद दौरे और जलसे मतवातिर किए बड़े जारहाना किस्म के, तो यकीनन ये जो 17 जुलाई को जो इजाफी वोट मिले हैं पीटीआई को, ये उसी का शाखसाना है। अगर वो कराची में ये नहीं करते तो यकीनन उनकी पार्टी को ये नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि उनको जाना तो पड़ेगा, या कम से कम कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा। लेकिन इधर पंजाब का मरकज का क्राइसिस भी बना हुआ है, क्योंकि उनकी आमद से उनके बयानिए के फरोग से ही पीटीआई को जो वोट्स मिल रहे हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी की वेव बनी हुई है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनका शायद पीटीआई को कोई नुकसान हो। लेकिन देखिए, ये भी देखना पड़ेगा कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगर तो एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़े और फैक्शंस जो हैं वो बटे रहे इलेक्शन के दिन, तो यकीनन पीटीआई का कैंडिडेट की आराम से जीत होगी। लेकिन अगर वहां एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों ने एक यगानगत और इत्तेहाद करके पीटीआई का मुकाबला किया, तो फिर यकीनन पीटीआई के कैंडिडेट को एक टफ टाइम मिल सकता है। तो बहरकैफ ये तो वक्त ही बताएगा जब ये इंतखाबात होते हैं मुनक्किद। जी बिल्कुल ठीक। आप भी समझते हैं इमरान खान साहब का ना होना कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को नुकसान हो सकता है इसका। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 22 जुलाई का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए कितना अहम है, क्या ये पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का तयन कर देगा? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पंजाब में सियासी माहौल गर्म है, जोड़ तोड़ की कोशिशें की जा रही हैं, वजारत आला की दौड़ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। क्या 22 जुलाई को जब यहाँ पर रायशुमारी होगी वजारत आला के लिए, पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का तयन भी हो जाएगा? रजा रोमी साहब, शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं 22 जुलाई का दिन पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का तयन कर देगा? शहजाद चौधरी साहब, आप सुन सकते हैं सर?
सज्जाद मीर साहब, 22 जुलाई का दिन आप समझते हैं पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का तयन कर देगा? देखिए, सियासत के रुख का तयन तो अगर आप किसी बातों में लेना चाहती हैं तो उस दिन था जिस दिन लाहौर के, पंजाब के और उसमें पीटीआई एक तरह से कर गई और सब लोगों ने बात को तस्लीम किया कि इमरान खान का, किसी ने कहा बयानिया किया है, किसी ने कहा इमरान खान का कल्ट है, किसी ने कहा कि ये बात तय हो गई है कि पंजाब अब नून के हाथ में उस तरह रहा जिस तरह पहले था। नून ने जवाब दिया कि हम तो उन सीटों पर ये इलेक्शन थे जो कि इसको इस तरह इंटरप्रेट ना किया जाए। उस वक्त असल में पाकिस्तान की किस्मत का फैसला जो था, किस्मत का फैसला तो नहीं, एक तयन, रुख का तयन हो गया था कि किस तरफ जा रहे हैं। जाहिर है कि इस बारी पूरे सूरत हाल में कौन किस तरह रिएक्ट करता है ये इंपॉर्टेंट था। कुछ लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ अब इस्तीफा दे, इलेक्शन अनाउंस कर दे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मैंने अर्ज किया था कि ये शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं है कि वो इस्तीफा दे दे। सिर्फ इसलिए कई जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि मुल्क में एक चीज और भी हुआ करती है जो हमारे पॉलिसी साज हुआ करते हैं, फैसला साज हुआ करते हैं। कोई एक अदारा नहीं होता, मुक्तदरा जिससे जब कहा जाता है या जिससे एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, उसको सिर्फ फौज न समझा जाए। वो हमेशा हमारे मुल्क में रहा है, दुनिया भर में हुआ करता है कि वो कुछ फैसले कुछ सोच समझ के, कुछ अंदाजे के साथ, शायद हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत ही किया करता है। वो अदारे भी मौजूद होते हैं। तो पाकिस्तान की अगर फ्यूचर का फैसला होना है, यकीनी तौर पर सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। इमरान खान का भी लहजा देखिए बदला हुआ है, आएगा तो गोया क़यामत आ जाएगी। लेकिन इमरान ने अपने साथियों से कहा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंतखाबात की तैयारी करेंगे। तो उन्होंने तो ये बात तय की हुई है कि वो अगर आ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो इलेक्शन के जरिए जीत सकते हैं और इलेक्शन के जरिए आगे आ सकते हैं। बाकी लोगों का मामले में क्या सूरत हाल है, क्या मसला है, क्या अंदाजा है, कैसे वो तय करते हैं, उनके लिए भी बहुत सी मुश्किलात हैं। तो पंजाब के इलेक्शन अभी गन तो डालेंगे और हमारे बहरानों के दरमियान एक पड़ाव तो ये आएगा, लेकिन ये कोई हतमी फैसला नहीं है कि हम समझा जाए कि इसके बाद गोया तय हो जाएगा कि हमारी आने वाले दिनों की समत क्या है। रज़ा रूमी साहब, आप समझते हैं 22 जुलाई का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम है और पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का भी तयन कर देगा? मैं समझता हूँ कि जी काफी हद तक अहम है और बिल्कुल जो अभी मुस्तकबिल का जो नक्शा है आने वाले हफ्तों और महीनों का, वो कल बड़ी हद तक उसका अंदाजा हमें हो जाएगा कि अगर तो एक क्लियर कट पीटीआई की या चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो वज़ीर आला बन जाएंगे, तो फिर एक किस्म की आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि परवेज इलाही साहब जो हैं फिर वो वज़ीर आला बनेंगे, क्या वो वाकई में असेंबली डिसॉल्व करेंगे, खान साहब के अहकामात मानेंगे और क्या वो वाकई में खान साहब के साथ रहेंगे। ये माजी में पंजाब की सियासत बड़ी गंभीर और पेचीदा है। यहाँ पे मंजूर भट्टू साहब का हम देख चुके हैं, यहाँ पे तो तकसीम हिंद और आज़ादी के फौरन बाद ही पंजाब में ये धड़े जो हैं इनकी सियासत रही है। यूनियनिस्ट पार्टी हो, कन्वेंशनल लीग हो, रिपब्लिकन पार्टी हो, खुद मुस्लिम लीग जुनेजो हो, मुस्लिम लीग नवाज हो। तो अब ये कल के बाद ही पता लगेगा और अगर कल कोई मसला होता है उनकी इलेक्शन में या जो है नहीं वो बन पाते वज़ीर आला किसी भी वजह से, तो फिर एक और राउंड ऑफ इंस्टेबिलिटी और एहतजाज होगा। तो इस वक्त ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये काफी सूरत हाल जो है नाजुक भी है और संगीन भी है। जी ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं 22 जुलाई पंजाब में सियासी बहरान टल जाएगा और अगर टल गया तो क्या पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का तयन भी हो जाएगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 22 का हामिल है। अगर उस दिन को वजीर आला नहीं बनने दिया गया तो एक बहुत ही वो जो बिटरिंग पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की उसमें इजाफा हो जाएगा बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ अगर चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बन जाते हैं तो फिर तो वफाक में गवर्नमेंट रहने का कोई जवाब ही नहीं उनके पास रहेगा। तो हो सकता है कि वो फिर इलेक्शन के लिए कॉल कर लें। अगर वो इलेक्शन के लिए कॉल नहीं करेंगे तो फिर पीटीआई पंजाब में बैठ के कोशिश करेगी कि किसी तरह उनके बंदे कम किए जाएं और एतमाद का वोट लेने के लिए सदर कह दे शहबाज शरीफ साहब से। और अगर वो एतमाद का वोट ना ले सके
तो फिर ऑटोमेटिकली कौमी असेंबली जो है वो टूट जाएगी, क्योंकि पीटीआई ने तो वहां से इस्तीफे दिए हुए। तो बिल्कुल 22 तारीख को पाकिस्तान की सियासत का जो है वो एक सिमत मुकर्रर होगी, लेकिन सिमत क्या मुकर्रर होगी, हम जो देख रहे हैं 80 से पॉलिटिक्स पाकिस्तान की सिमत क्या होनी है। अगर जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और कोई एक पार्टी जीत जाती है तो बाकी पार्टियां धांधली धांधली के शोर मचाना शुरू कर देंगे, फिर एक दूसरे की टांग खींचेंगे, फिर एक दूसरे को हुकूमत नहीं करने दी जाएगी। फिर जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है 5 साल के लिए, वो 2 साल में या 3 साल में उसको घर भेज दिया जाएगा। तो फिर सिमत क्या मुतय्यन होनी। अब ये सिमत मुतय्यन होनी चाहिए कि सियासी फैसले सियासी लोगों को करने देने चाहिए। अब इदारों का अमल दखल, जितने भी इदारे हैं उनका अमल दखल खत्म होना चाहिए, और पार्लियामेंट को भी चाहिए कि वो अपने फैसले पार्लियामेंट में करें। ये जो बार बार जो आइन की तशरीह के लिए पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या दूसरे इदारों के पास, इनको चाहिए कि ये खुद बैठ के फैसले करें। इनको चाहिए कि रिफॉर्म्स लेके आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए, तमाम पार्टियां लेके आए, ताकि इलेक्शन के बाद जो भी जीते वो दूसरा जो है वो धांधली का शोर ना मचाए। कुछ अच्छी रवायात भी कायम रखनी चाहिए। आज ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हुए, उन्होंने कहा गो के अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन क्योंकि बोरिस जॉनसन जा रहे हैं तो मैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। तो मतलब ये इस तरह की जो शराफत वाली सियासत है, अच्छे अल्फाज यूज करें एक दूसरे के लिए, इसकी भी बहुत कमी है। और इसका फैसला हमने और आपने नहीं करना। हम तो अपने नुमाइंदों को चुन के कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबली में या सेनेट में भेज देते हैं। अब ये डिपेंड करता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पे, उनके सरबराहों के ऊपर, कि वो आपस में किसी भी तरह मिलजुल के बैठे। गुफ्तगू बंद करने के दरवाजे जो है वो हमेशा खुले रहने चाहिए। अगर इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ पसंद नहीं है, आसिफ अली जरदारी पसंद नहीं है, तो उस पार्टी में दूसरे भी लोग मौजूद हैं, और आपकी पार्टी में भी दूसरे लोग मौजूद हैं जो कम से कम एक लायामल तैयार करवा सकते हैं। कोई ना कोई गुफ्तगू करने का, तकरीरें करने का कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाया जा सकता है। लेकिन हमने ये देखा कि अब आप सीधे ही घरों में पहुंच जाते हैं, लोगों की बीवियों पे कीचड़ उछल रहा होता है, उनके बच्चों पे कीचड़ उछल रहा होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान का असल मसला जो है वो मईशत है। ये पाकिस्तान है और तो हम सब हैं। हम सब यहाँ सियासत भी करेंगे, सहाफत भी करेंगे, और इंशाल्लाह आती दुनिया तक, क़यामत तक पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। लेकिन इनको सोचना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, ये सब मिलके इस वक्त पाकिस्तान की जो गिरती हुई मईशत है उसके ऊपर ध्यान दें। पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, और उसका तरीका यही है कि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि इन्वेस्टर्स का जो अपना एतमाद है वो बहाल हो। बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका बहाल हो। तो अगर जल्द अज जल्द इलेक्शन करके जो एक गवर्नमेंट आती है उसके पास मौका होगा कि वो बेहतर तरीके से IMF के पास भी जा सकती है, वो इन्वेस्टर्स के पास भी जा सकती है। लेकिन जब तक ये गुमगू की कैफियत रहेगी कि कल किसकी हुकूमत होगी, परसों किसकी हुकूमत होगी, कहीं 2 बंदे यहाँ से वहां तो नहीं हो जाएंगे, क्या 4 बंदे वहां से यहाँ आ जाएंगे, तो इस तरह फिर जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, उसका भी एतमाद बहाल नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सियासतदानों को एक दफा सर जोड़ के बैठना चाहिए, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो आगे बढ़ना चाहिए। जी ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं एक बड़ा पंजाब का जो सियासी बहरान है वो 22 जुलाई को टल जाएगा, और 22 जुलाई ही पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का भी तयन कर देगी? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है शहजाद चौधरी। मेरी आवाज आ रही अच्छा, है? ओके, ऑलराइट, थैंक यू। नहीं, मैं पहले जिस तरह कह रहा था, मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसी ही बात है। 22 जुलाई के बाद कम से कम ये डिटरमिन हो जाएगा कि क्या हम इस काबिल हैं कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम लेके चल सकते हैं। क्या हमारी पोलिटिकल पार्टीज में वो मैच्योरिटी है, हमारे पोलिटिकल एक्टर्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि उनके ऊपर एतबार किया जा सकता है कि वो एक निज़ाम को कुछ कवानीन के तहत रहते हुए आगे लेके चल पाएंगे। और अगर नहीं तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ये हमें बहुत गौर करना पड़ेगा। हम बार बार और बारहा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वजन डाल के और उनके ऊपर जोर लगा के और उनके ऊपर उनको मर्द इल्जाम ठहरा के हर तरफ से घेर घार के एक ही फिक्रा नजर में मिलता, आपको मिलता है कि एस्टेब्लिशमेंट यूं करेगी, एस्टेब्लिशमेंट वैसे करेगी। एस्टेब्लिशमेंट को आप अपने फेलियर के साथ मजबूर करते हैं कि वो जरूर शामिल हो किसी ना किसी चीज के अंदर, क्योंकि आपके अंदर अपनी सियासी प्लेस के अंदर एबिलिटी नहीं है। हम जो बैठे यहाँ पे तजिया करने वाले लोग हैं, हमारी नजर में भी, क्योंकि पिछले 75 साल में ऐसा हुआ, मेरा ख्याल है अगर अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ने
अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ था, हाथ दूर रखे हुए थे, तो अब कम से कम 22 जुलाई के बाद, उसके फेलियर के बाद, अल्लाह ना करे ऐसा हो, उसके फेलियर के बाद भी वही स्टैब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी, फिर वो कोई ना कोई ऐसा लेके ऐसा जोर वाला काम किस तरीके से के रास्ते पे डालना पड़ेगा, राह रास्त पे लाना पड़ेगा, और अल्लाह करे कि वो उसके अंदर कोई इतना लंबा चौड़ा गैप ना आए हमारी जमहूरी सियासत में। इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन की तरफ, नेशन वाइड इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, कोई ऐसी मजबूरी करनी पड़ेगी। याद रखें 90 की दहाई में ये हर 2-2.5 साल के बाद साइकिल रिपीट हो चुका है, जहां पर के एस्टैब्लिशमेंट, जिसको आप जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी और साथ आप मिला लें उसको फौज को, ये तीनों के तीनों मिलके, ब्यूरोक्रेसी के सदर इसहाक खान उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो ये तीनों मिलके उस डिटर्मिन कर रहे थे कि पॉलिटिकल निजाम जो कैसे उसको सस्टेन करना है। क्या हम वापस उस 90 की दहाई में जाना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये इम्तिहान उन पॉलिटिकल प्लेयर्स का है जो इस वक्त जानबूझकर इस पूरे निजाम को फेल करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि हम पे कोई रिलाई किया जा सकता है। तो बार बार कहते हैं कि सियासत सियासतदानों के पास होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने आप को इस काबिल नहीं दिखा पाते कि सियासत वाकई इनके हाथ में होनी चाहिए। ठीक, एक और कमेंट लेना चाहूँगा चौधरी साहब आपका भी और दीगर मेहमानों का भी, वो ये कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आज बिल्कुल वाजे कर दिया कि पाकिस्तान की जो सियासत है, अगर उसको ठीक करना है, डेमोक्रेसी को ठीक करना है, तो या तो बिल्कुल बता दिया जाए कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे 2023 में, या फिर फौरी तौर पर कर दिया जाए। फौरी का मतलब उन्होंने कहा फौरी, महीनों बाद नहीं, फौरी तौर पर कर दिया जाए। क्या दुरुस्त है, मुत्तफिक है आप उनकी इस बात से? मेरा ख्याल है मैं मुत्तफिक हूँ, मेरा ख्याल है मैं मुत्तफिक हूँ, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि देखिए, आपने एक प्रोसेस में से गुजर के, बहुत मुश्किल मरहला था ये, जो अदम एतमाद था, एक बहुत मुश्किल मरहला था ये। पाकिस्तान के सियासी जो है ना, हमारी जो 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 एक वल्नरेबिलिटी है, उसको बहुत बड़ा झटका मिला था, उस सियासी वल्नरेबिलिटी को। हम तो अभी प्लेजलिंग तिफले मकतब हैं इस रास्ते के, उसके अंदर हमने अदम एतमाद सह लिया, उसके बाद हमने वो कर लिया। अब जो पंजाब में होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा धचका होगा, इतना बड़ा धचका कि पूरे निजाम को शायद ना, पूरा निजाम ना अपनी जगहों पर रह सके। तो मेरा ख्याल है कि जब उसको देखते हैं तो फिर बड़ा क्लैरिटी रखें कि या तो इसको कामयाब होने दें कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, बगैर कुछ हेरा फेरी किए हुए, और या फिर ये अगर वो नहीं कर सकते तो फिर एक फौरन इलेक्शन में जाएं, ताकि जो नतीजा निकले फिर अवाम भी और वो सियासी पार्टियां भी इसको कबूल कर लें। सजाद मीर साहब, आपका भी मुख्तसर जवाब चाहूँगा। क्या मुत्तफिक हैं आप चौधरी शुजात हुसैन साहब के इस बयान से कि या तो अगर आप पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी से निकलना चाहते हैं तो वक्त पर इंतखाबात कराएं, या फिर फौरी तौर पर? नहीं, मेरा भी ख्याल ये है कि इलेक्शन मुश्किल हो, खुद मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किलात हैं, उन्होंने बहुत सी गलत सख्त फैसले किए हैं, और अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो वो एक कमज़ोर सूरत हाल में इलेक्शन में जाएंगे, वो पसंद नहीं करेंगे। और इसके अलावा और बहुत सी कुव्वतें हैं जो इसके इन हालात में अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं। अगर कोई ताकतवर महसूस करता है तो उसका भी इमरान खान करता है, तो इमरान खान को खुला मैदान देना है तो दूसरी बात है, वरना इलेक्शन को फिर आप तय कर लें कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई थी, ये सारे मामला हुए थे, अदालत ने जिसके बारे में जजमेंट भी दे दी है, वो दुरुस्त है, यानी तय कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि दुरुस्त है, मैं कह रहा हूँ ये तय कर लें, और तय करने के बाद आप यही जाएं कि सन 23 में जिस तरह इलेक्शन होने हैं उतनी देर में जो बंधारा करें और एक दूसरे को अकोमोडेट करें। देखिए, हम मईशत के मैदान में अकोमोडेट नहीं कर रहे। आज शौकत तरीन ने कुछ बयान ऐसा दिया है जिससे उसे लग रहा है कि स्टेट बैंक गोया, पूरा बयान तो हमारे लोग देते नहीं है, देते हैं, जिसमें ये तासुब दिया गया है कि स्टेट बैंक जो था वो डॉलर के मामले में इंटरवीन कर सकता था, और बहुत सी बातें जो हम करते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल आपका पॉइंट है। नसीम साहब, आपका भी मुख्तसर जवाब चाहूंगा। आप मुत्तफिक है चौधरी शुजात हुसैन साहब के इस पॉइंट से कि सियासी अदम इस्तेकाम से निकलने के लिए या तो इंतखाबात वक्त पर या फिर फौरी तौर पर हो जाए? देखिए, ये फैसला किसने करना है, किसकी तरफ इशारा करें? हुकूमत ने करना है ना, हुकूमत ऐलान कर दे। लेकिन जो वो कहते हैं कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, फौरी तो नहीं हो सकते। 90 दिन के लिए निगरान गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद ही इलेक्शन होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसको तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए, जबकि वो 5 साल से पता नहीं बेटा मक्खियां मार रहा था। 20 ज़मीनी इंतखाबात तो प्रॉपर तरीके से वो करवा नहीं सके, लोग दर बदर फिरते रहे। जो 8300 पे मैसेजेस दिए थे और जो पोलिंग स्टेशन बताए गए थे, उन पोलिंग स्टेशन में लोगों के नाम ही नहीं थे उस लिस्टों
मुल्कों के अंदर। तो ये इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ क्या कर रहा है? अरबों रुपए का इनके पास बजट होता है, तो इलेक्शन होंगे कैसे? यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के ये मामला तय करना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने चाहिए और उसके बाद इलेक्शन इस मुल्क में जल्द से जल्द हो जाने चाहिए। गवर्नमेंट जो है ये 2023 तक नहीं चल सकती, क्योंकि अगर 22 शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रजा रोमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।